नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सेसिबल टू ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हम जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी लार्ज स्केल में बात करते हैं, या बल्क की सिस्टम को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो हमारे पास एक ऐसा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। तो वैसे ही समझने के लिए मैं एक बॉक्स यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि बॉक्स हमारे पास यहाँ पे एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, और इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमारे पास जो ई है। तो ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल हमने इनको बना दिए, और इन छोटे इंटरवल की जो एनर्जी है वो हम यहाँ पे डेल्टा ई ले लेते हैं। और ये डेल्टा ई है, ये हम बहुत कम लेते हैं, तो बोलता है डेल्टा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल एनर्जी ई एंड लार्जर देन सिंगल पार्टिकल एनर्जी। तो हमारे पास एक जो स्टेट होगी या एक जो इंटरवल होगा, हो सकता है कि उस इंटरवल में जो एनर्जी है वो बहुत सारे पार्टिकल की एनर्जी हो हमारे पास। तो बोलते हैं कि जो डेल्टा ई हमारे पास होगा, ये डेल्टा ई एनर्जी जो होगी इट विल बी लार्जर देन सिंगल पार्टिकल एनर्जी। तो जो एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास है, उससे ये डेल्टा ई हमारे पास जो है ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा ई एक इंटरवल है, और एक इंटरवल में हमारे पास जो बहुत पार्टिकल लाई कर सकते हैं। तो एक पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काफी कम होगी, लेकिन डेल्टा ई उससे हमारे पास जो है ज्यादा यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम फिर बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक डेल्टा ई इंटरवल है, और इस डेल्टा ई इंटरवल में हमारे पास जो बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स है। डेल्टा ई कैन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। और फिर हम ये बोलते हैं कि लेट सिग्मा ई आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई। तो ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में हमें मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एनर्जी ई है, और ये एनर्जी हमारे पास ई प्लस डेल्टा ई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है चेंज करेंगे कि मान लो ये हमारे पास एनर्जी ई है, और ई प्लस डेल्टा ई है, और ये ई प्लस डेल्टा ई प्लस समथिंग डेल्टा ई वन हमारे पास है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ई से लेकर के ई प्लस डेल्टा ई का जो इंटरवल बनेगा वो हमारे पास डेल्टा ई एनर्जी इंटरवल यहाँ पे हमारे पास होगा। तो इसमें ये बोल देता है कि हमारे पास मान लो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं हमारे पास, वो हमारी सिग्मा ई, हम इसको लेते हैं सिग्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई, वो डिपेंड करती है टोटल एनर्जी पे। तो पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास जो है होंगी। तो इसलिए बोलता है कि ओमेगा ई डिपेंड, ये आर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई, एंड दिस ओमेगा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। बोलता है एक एनर्जी इंटरवल में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, वो डिपेंड करेगा वो इंटरवल हमने कितना लिया हुआ है डेल्टा ई। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई विल बी डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई की जितनी थिकनेस होगी उतनी ज्यादा ही उसकी उसमें जो है नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास होंगी। तो इसलिए सिग्मा, सॉरी, ओमेगा इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा ई। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए हम यहाँ पे हटाने के लिए एक यूज करते हैं पीई। तो पीई यहाँ पे हमारे पास जो इसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोलते हैं।
तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाई एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई। और जो हमारे पास पीई है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है हमारे पास। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास क्या होती है, एक यूनिट एनर्जी रेंज में हमारे पास जो है कितनी स्टेट्स होती हैं। तो पीई हमारे पास क्या है, एक यूनिट एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ स्टेट्स। तो डेल्टा ई एनर्जी रेंज में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, पीई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ई। अगर एक यूनिट एनर्जी रेंज में पीई है तो डेल्टा ई यूनिट एनर्जी रेंज में डेल्टा ई में हमारे पास कितनी होगी, पीई इंटू डेल्टा ई। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स इन दी in between E and E plus delta E will be equal to PE into delta E। जो हमारे पास ओमेगा ई है, जिनको कि हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं डेल्टा ई इंटरवल में, तो इनको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलता है कि डेल्टा ई हमारे पास, जैसा कि मैंने बात की थी, इस डेल्टा ई इंटरवल के पास अंदर हमारे पास जो बहुत सारी स्टेट्स होती है। डेल्टा ई इंटरवल वैसे छोटा है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर भी हम बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स जो है कंसीडर कर सकते हैं। और जो हमारे पास ओमेगा ई है वो आपका रेयरली ही चेंज होता है अगर हम एक डेल्टा ई से दूसरे डेल्टा ई में जाते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि डेल्टा ई इंटरवल हमने फिक्स लिया हुआ है। तो एक डेल्टा ई इंटरवल में अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स ओमेगा ई है, तो दूसरे डेल्टा ई इंटरवल में भी हमारे पास ओमेगा ई नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास होंगी। और जो हमारे पास ओमेगा ई है वो जब एनर्जी इंक्रीज करती है तो ओमेगा ई भी हमारे पास जो इंक्रीज करता है। मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी स्टेट्स विल इंक्रीज इफ एनर्जी ऑफ दैट स्टेट इंक्रीज। तो अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो उस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी हमारी इंक्रीज करती है। तो इस ओमेगा ई को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मान लो ई प्लस डेल्टा ई। हमारे पास अब जो सिस्टम है उसकी एनर्जी है ई प्लस डेल्टा ई। तो अब उस ई प्लस डेल्टा ई सिस्टम में हमारे पास मान लो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं फाइव ई प्लस डेल्टा ई। उसमें से हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स एनर्जी वाज ई। तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाती है। नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास आती है कब, जब सिस्टम में हमारे पास ई प्लस डेल्टा ई एनर्जी थी और जब सिस्टम में हमारे पास जो है एनर्जी थी ई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओमेगा बनता है जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है इन द इंटरवल डेल्टा ई। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को अगर हम डेल्टा ई से डिवाइड करते हैं और डेल्टा ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता है डेल्टा ई इंटरवल बहुत छोटा है। तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा ई टेन टू जीरो। तो अगर हम इसको टेन टू जीरो लेते हैं तो इसको हम डी फाइव बाई डी टी भी बोल सकते हैं। और साथ में हमारे पास जो डेल्टा ई हमारे पास होगा। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ द स्टेट्स इन द एनर्जी इंटरवल डेल्टा ई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो हमारे पास हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे जो कि वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास है। और ये पार्टिकल जो है फ्रीली इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव कर सकता है। और इस वन डायमेंशनल बॉक्स की मान लो हम लेंथ जो है एल यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी लेंथ हमारे पास जो है एल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सिंगल पार्टिकल इस वन डायमेंशनल लेंथ के अंदर हमारे पास जो है फ्रीली मूव हो सकता है। तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू एन स्क्र पाई स्क्र
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml स्क्वायर। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम 1 2 3 यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कहाँ से आया? ये जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल बॉक्स में हम किसी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, उस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास जो है ये उस सिंगल पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे आती है। और फर्दर हमें पता है यहाँ पे जो एच क्रॉस है इसकी वैल्यू एच बाई 2 पाई हमारे पास होती है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम इस एच की वैल्यू एच बाई 2 पाई पुट करें तो नीचे 2 इंटू 2 पाई का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पे m इंटू एल स्क्वायर हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे पाई स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन में बचेगा वो बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 ml स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो इस वन डायमेंशनल बॉक्स में सिंगल पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास जो है आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आपकी आई वो हमारे पास आई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 ml स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एन स्क्वायर अगर हम यहाँ पे निकालें तो जो एच है वो हमारे पास ई के बटे में चला जाएगा और जो हमारे पास 2 इंटू 4 ml स्क्वायर है वो हमारे पास ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 2 का मतलब है 2.4 का मतलब है 2 × 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरी साइड हमें जो है सभी का अंडर रूट यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर है और यहाँ पे 2 इंटू 4 ml स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और जिनका अंडर रूट हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा, एल स्क्वायर का अंडर रूट एल आ जाएगा और एच स्क्वायर का हमारे पास जो है एच यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अंदर जो अंडर रूट में हमारे पास टर्म्स रहेगी हमारे पास रहेगी ई और हमारे पास रहेगा 2 और हमारे पास रहेगा एम। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 एन की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। तो इसको हम एक तरह से एन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 2L बाई एच और अंडर रूट ऑफ 2M इंटू ई। तो ये हमारे पास जो है सिंगल पार्टिकल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जो एन की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू आई तो बोलता है कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, जिसको हमने पहले आई ई से डिनोट किया है, तो हम क्या बोलते हैं कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास होंगी वो हमारे पास एन के
बराबर ही हमारे पास होंगी, क्योंकि जो n है इट इज द नंबर ऑफ ईच स्टेट। n इक्वल टू 1 इज द फर्स्ट एनर्जी स्टेट, n इक्वल टू 2 इज सेकंड एनर्जी स्टेट्स। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स जिसको हम पहले फाई ई से डिनोट कर रहे थे दैट विल बी इक्वल टू n। तो फाई ई हमारे पास यहाँ पे n के बराबर हो गया, लेकिन हमें पता है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स इन द इंटरवल डेल्टा ई, नंबर ऑफ स्टेट्स इन द इंटरवल डेल्टा ई, वो हमारे पास जो है ओमेगा ई होता है, और ये हमने निकाला हुआ है टी फाई अपॉन डी ई इंटू डेल्टा फाई। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा फॉर द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डेल्टा ई इंटरवल। तो फिर हम यहाँ पे इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फाई ई है वो हमारे पास एन के बराबर है, तो मतलब यहाँ पे फाई ई हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास जो ओमेगा ई आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी ई ऑफ फाई, बट फाई इज 2l डिवाइडेड बाय h एंड अंडर रूट ऑफ 2m e। तो हम इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू e वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास उनको हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। तो जैसे हमारे पास 2l बाई एच और साथ में अंडर रूट ऑफ 2m, लेकिन यहाँ पे e रेज पावर 1/2। तो इसका हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू e डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है 2l डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2m, और ये हमारे पास d बाई डी ई ऑफ e रेज पावर 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास e का डेरिवेटिव होगा वो 1/2 e रेज पावर -1/2 हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास 2l बाई एच अंडर रूट ऑफ 2m इंटू 1/2 e रेज पावर -1/2। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास l है। तो जो हमारे पास यहाँ पे बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2m और l स्केयर, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, और बटे में हमारे पास h इंटू अंडर रूट ऑफ e। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओमेगा e के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास जो है आ जाएगा। इसको आप और भी जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो बेसिकली हमारे पास जो 2 तरह की होती है। तो पहली हमारे पास होती है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी तरह की हमारे पास होता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे दोनों के बीच में अभी हम जो डिफरेंस है उसको समझेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है इसको हम मोल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स
या शॉर्ट में इसको हम एमबी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। और जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ की डेरिवेशन करेंगे तो हम इस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। और जो हमारे पास दूसरी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, इसमें हमारे पास जो दो तरह की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आती हैं। इसमें जो पहली स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे पास है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में हम इसको बीई स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। और जो हमारे पास दूसरे टाइप की स्टैटिस्टिक्स है वो है हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, या जिसको हम शॉर्ट में एफडी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, या जिसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, ये जो थोड़े लार्ज साइज के पार्टिकल हैं जिनको हम क्लासिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो है वो भी होती है, या हम उनके लिए जो है अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है ये अप्लाई होती है हमारे पास जो बोसोन्स हैं उनके लिए। तो बोसोन्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे पास वो भी होती है फर्मियंस के लिए। तो फर्मियंस जो पार्टिकल होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए, फर्मियंस के सिस्टम को डिस्कस करने के लिए हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। लेकिन जो हमारे पास बोसोन्स हैं, जो बोसोन्स पार्टिकल हैं, उनकी स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लगाते हैं। तो बोसोन्स हमारे पास, जैसे हमारे पास फोटोन हो गए, वो भी हमारे पास बोसोन्स हो गए, मिजोन्स हो गए, वो भी बोसोन्स हो गए। और जो फर्मियन में हमारे पास पार्टिकल आते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो हमारे पास पार्टिकल वहाँ पे आते हैं। तो इनके बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी, तो एक तरह की है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और जो बाकी दो तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एक ही तरह की है, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है दो तरह की होती है, एक बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और दूसरी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए तीनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमारे लिए समझना जरूरी है। इन तीन तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है उनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे कि इस पॉइंट से ये हमारे पास जो डिफरेंट होती है, तो इसलिए जो पॉइंट है डिफरेंस पॉइंट वो हम पहले लिखेंगे, और फिर उस पॉइंट के बेस पे तीनों तरह की जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है कैसे डिफरेंट होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है पार्टिकल्स का डिफरेंस। पार्टिकल जो हम इन स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं उन पार्टिकल्स का क्या डिफरेंस होता है, बोलता है जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें हम जो पार्टिकल कंसीडर करते हैं वो पार्टिकल हमारे पास जो है डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल्स हम इसमें लेते हैं। डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल का मतलब कि हम पार्टिकल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पार्टिकल। जैसे हमारे पास ए बी सी डी पार्टिकल हमने लिखे थे, तो ऐसे पार्टिकल जिनको हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ऐसे पार्टिकल के लिए ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हो गई होती है। लेकिन जो दोनों ही हमारे पास बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, ये आपकी वो भी होती है इन डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल।
और ये भी हमारे पास वो भी होती है इन डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल को अगर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अगर पार्टिकल डिफरेंट हैं, ए बी सी डी पार्टिकल है, उनको हम डिफरेंटली उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में उन पार्टिकल के सिस्टम के लिए जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास वो भी होगी, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स वो भी होगी। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास 4 रेड बॉल है, एक ही साइज की है, एक ही कलर की है, तो उनको हम जैसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हमारे पास बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो है वो भी होती है। तो ये जो पहला डिफरेंस था हमारे पास, ये था पार्टिकल के बेस पे कि अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं तो उस केस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगेगी। अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आइडेंटिकल हैं देखने में, तो उस केस में हमारे पास जो है बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हमारी जो है वो भी होती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास साइज ऑफ फेज स्पेस सेल। तो साइज ऑफ फेज स्पेस सेल की अगर हम बात करें, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल होता है, मतलब जिस पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो क्लासिकल पार्टिकल के केस में या क्लासिकली हमारे पास जो फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास एच नॉट क्यूब हमारे पास होता है। और ये एच नॉट क्यूब हमारा एज स्मॉल एज पॉसिबल हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एच नॉट क्यूब हमारे पास एक फिक्स नंबर है, तो बोलता है एच नॉट क्यूब क्लासिकली हमारे पास जो है फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है, और इसको हम चाहे जितना मर्जी छोटा ले सकते हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई होने वाली हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। तो हमने पहले बोला कि जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा, मतलब कि उसका साइज बहुत स्मॉल होगा, या हम उसको बोसोन बोलेंगे या उसको हम फर्मियंस बोलेंगे, तो उस केस में वो हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का पार्टिकल होगा। तो उस केस में हमारे पास जो फेज स्पेस का सेल है वो हम जो है एच क्यूब लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारे पास दो तरह की हैं, स्टैटिस्टिक्स दो तरह की हैं, एक बोस आइंस्टाइन, एक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों ही स्टैटिस्टिक्स में जो फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम है वो हम एच क्यूब यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के केस में जो मिनिमम फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब, और एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ द फेज स्पेस सेल कैन बी एच क्यूब, नॉट लेस देन दैट। जैसा हमने बोला था कि क्लासिकल केस में हमारे पास जो फेज स्पेस सेल का साइज है वो एच नॉट क्यूब होता है, और ये एच नॉट क्यूब कितना भी कम से कम हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम आपका एच क्यूब होगा, एच क्यूब से कम नहीं हो सकता, क्योंकि एच की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं फेज स्पेस सेल में वो हम लेते हैं जीआई से, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लेते हैं एनआई से। तो एनआई आर द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड जीआई आर द नंबर ऑफ सेल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे पास एन आई बटा जी आई है, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स
तो कितने सेल में कितने पार्टिकल होंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर हमारे पास ni पार्टिकल हैं और उनको आप gi सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस केस में इनकी जो रेशो होगी कि कितने पार्टिकल आपने कितने सेल में डाले, तो इस रेशो को हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, इसके केस में ये जो ni बटा gi हमारे पास होता है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। ni बटा gi इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ni बटा gi है, ni बटा gi, ये हमारे पास यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ni बटा gi वेरी वेरी लेस देन 1 है, ni विल बी वेरी वेरी लेस देन gi। तो इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वो नंबर ऑफ सेल्स से बहुत कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास वे बहुत ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास जो है कम होंगे। और उसी तरह से अगर हम बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स की बात हम करें, तो हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो या तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे जीआई सेल्स के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बोसोन्स इस स्टैटिस्टिक्स में हम कंसिडर करते हैं, या हम दूसरे वेज में बोल सकते हैं कि एन आई बटा जी आई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये होती है हमारे पास कंडीशन पार्टिकल्स की बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। और फिर हमारे पास आती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एन आई बटा जी आई इज लेस देन और इक्वल टू 1 हम यहाँ पे लेते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि एन आई विल बी लेस देन और इक्वल टू जी आई। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो नंबर ऑफ सेल के बराबर होते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल जो है नंबर ऑफ सेल से कम हमारे पास होते हैं। तो ऐसा इसलिए भी इस केस में होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से पार्टिकल की रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो हम ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हम तीनों तरह की जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर हमारे पास जो है इसका चौथा केस हमारे पास आता है, और वो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन। जो चौथा केस है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन का आता है कि यहाँ पे एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रिक्शन तो बोलता है कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, इसके केस में हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास होती है, मतलब कि हमारे पास जो ni पार्टिकल हैं वो आप gi सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन gi सेल में हम कितने भी पार्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक हमारे पास जो है gi सेल में आपके कितने पार्टिकल जाएंगे, तो कितने भी पार्टिकल हमारे पास जो है gi सेल्स में जा सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसमें भी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ सेल्स में कितने भी पार्टिकल जो है जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्यों होती है, ड्यू टू दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जैसा कि आपको पता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नो टू पार्टिकल कैन रिमेन इन द सेम स्टेट। तो हमारे पास एक ही स्टेट में हमारे पास जो है दो पार्टिकल नहीं रह सकते। तो या इसको
पॉलीएक्सुलन प्रिंसिपल को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं कि हमारे पास किसी पार्टिकल के लिए चारों क्वांटम नंबर हमारे पास जो सेम नहीं हो सकते। अगर तीन क्वांटम नंबर हमारे पास सेम होते हैं तो चौथा क्वांटम नंबर वहां पे जो है दो पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगा ही होगा। तो चारों पार्टिकल की सेम स्टेट कब होगी? जब चारों दो पार्टिकल के लिए, सॉरी चारों चार जो हमारे पास क्वांटम नंबर हैं वो दो पार्टिकल के लिए कब सेम होंगे? जब चारों क्वांटम नंबर उन दो पार्टिकल के लिए सेम होंगे। लेकिन ऐसा जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है वो नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि अगर तीन क्वांटम नंबर दो पार्टिकल के सेम हैं भी तो चौथा क्वांटम नंबर वहां पे हमारे पास डिफरेंट होगा। और वो क्वांटम नंबर हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में भी देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक फर्मियन है, इसकी हम बात करेंगे। तो फर्मियन के ऊपर ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो भी होती है, इसलिए चारों क्वांटम नंबर हमारे पास किसी दो पार्टिकल की स्टेट के लिए हमारे पास सेम नहीं होते। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे पार्टिकल की आ जाती है कि अगर हमारे पास सेल है तो उस एक सेल में हमारे पास दो कंपार्टमेंट, वहाँ पे दो पार्टिकल नहीं रह सकते। और फिर हम करते हैं बात इनके डिस्ट्रीब्यूशन की कि हम किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वहां पे हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे दो पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है चार, सॉरी, दो पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने दो कंपार्टमेंट में। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम क्या कर देते हैं, दो हमने कंपार्टमेंट लिए या आप इनको सेल भी बोल सकते हैं। इनमें हमने दो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी। तो हमारे पास क्या तरीका है कि अगर ए बी पहले कंपार्टमेंट में दूसरा खाली, या पहले में ए दूसरे में बी, या तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, पहले में बी दूसरे में ए, या पहला खाली और दोनों लास्ट में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोथ द पार्टिकल। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में मैंने क्या बोला था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों ए बी पार्टिकल हैं वो आपके पहले सेल में भी जा सकते हैं, दूसरा खाली रहेगा, या पहले सेल में एक पार्टिकल दूसरे में दूसरा, या पहले में दूसरा, पहले में एक पहला पार्टिकल दूसरे में पहला पार्टिकल, या तो पहला खाली रहे। और तो ये चार पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास बनती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बोले तो मैंने बोला था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो जाती है। पार्टिकल आपके एक जैसे नहीं होते, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हम करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, तो बोलता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में हम पार्टिकल को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे हमने ए बी लिखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे कि ए और बी एक जैसे होंगे हमारे पास। तो जब ए और बी एक जैसे होंगे, उनकी क्वांटम जो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ही या तो पहले पार्ट कंपार्टमेंट में, या हमारे पास एक पार्टिकल पहले सेल में दूसरा पार्टिकल दूसरे सेल में, या तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास कि पहला खाली और दोनों पार्टिकल दूसरे सेल में। तो यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैक्सवेल बोर्ड्स में बीच वाला केस हमारे पास आया था, तो यहाँ पे हमारे हम इन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए बी और बी ए। लेकिन यहाँ पे दोनों ए ही है, मतलब सेम है, ए और बी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हम ए को भी ए लिखेंगे बी को भी ए लिखेंगे। तो इसलिए ये जो स्टेट है ये हमारे पास यहाँ पे इसको इसकी जो दूसरी स्टेट है हमारे पास, जैसे हमने ए बी और बी ए बनाया था, तो यहाँ पे हमारे पास ए की स्टेट हमारे पास यहाँ पे आएगी ए ए। तो यहाँ पे ए बी और बी ए वो आनी थी, लेकिन अब ए और बी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ए और ए वो हमारे पास सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में है वो हमारे पास कम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन ही तरह से हम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
लेकिन अब जो हमारे पास फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स हमें ये बोलती है कि हमारे पास जो आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि एक स्टेट में दो पार्टिकल नहीं रह सकते। तो जैसा हमने यहाँ पे बोला था कि दोनों पार्टिकल आपके पहले सेल में और दोनों पार्टिकल आपके लास्ट सेल में, तो यहाँ भी हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मैंने बोला था कि ना तो बोस-आइंस्टाइन में, ना तो फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स में, दोनों में पार्टिकल जो है आइडेंटिकल होते हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम ए ही लेंगे पार्टिकल, कि एक पार्टिकल भी ये है, दूसरा पार्टिकल भी ये है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा वो सिर्फ ए का ही बचेगा। ना तो एक सेल में दो पार्टिकल आएंगे, तो पहले वाला और लास्ट वाला भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के होंगे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में होंगे, उससे कम हमारे पास जो होंगे वो बोस आइंस्टाइन में होंगे, और सबसे कम हमारे पास जो है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास होंगे, क्योंकि वहाँ पे फर्मियंस हमारे पास जो होते हैं उन पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो भी होता है।